नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंट की कुछ घटना लेकर आए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो पहला टॉपिक है आज के इस वीडियो का वो है आरोग्य वनम। दरअसल मार्च में ही आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा और राष्ट्रपति भवन में ही किया गया। ठीक है, और ये आरोग्य वनम नाम से ही लग रहा है जैसे कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आरोग्य वनम का निर्माण किया गया हो, जो लगभग 6.6 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये योग के मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया। अब योग के मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित करने का एक प्रतीकात्मक संदेश है। प्रतीकात्मक संदेश क्या है? योग और आयुर्वेद। ठीक है, निश्चित रूप से ये आरोग्य वनम का जो उद्देश्य है वो है आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है। तो हम समझते हैं कि आरोग्य वनम आपको ध्यान में रख के जाना होगा। आरोग्य वनम इसी साल 1 मार्च 2022 को ओपनिंग किए थे रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में। तो ध्यान रखेंगे इस आरोग्य वनम को। हम समझते हैं कि याद रहेगा, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी साल आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 2022, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का जो वीक है, वो जो वीक का डेट है वो 1 से 8 मार्च के बीच का है। ठीक है, और इस 1 से 8 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया। ठीक है, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की जो उद्देश्य है वो है महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के पर उसकी जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, और इस कार्यक्रम की सूची में निश्चित रूप से संकट में महिलाओं की जो सहायता में वन स्टॉप सेंटर द्वारा निभाई गई भूमिका पर यह केंद्रित था कार्यक्रम। और वन स्टॉप सेंटर क्या है? 2015 में ही अप्रैल में वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और ये वन स्टॉप सेंटर जो महिलाओं पे होने वाले जो हिंसा है, ठीक है, उस हिंसा से सुरक्षा के लिए ये वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया था। और ये हिंसा से सुरक्षा, महिलाओं पे होने वाली हिंसा, तो हिंसा कई तरह के हो सकते हैं। शारीरिक हिंसा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हिंसा हो सकता है। तो तमाम जो भी हिंसा है उस हिंसा से सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया था 2015 में। उसी कार्यक्रम पर भी आधारित था ये वीक। और जाहिर सी बात है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी NIMHANS बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना भी शुरू किया गया है मार्च के अंदर, इसी सप्ताह के अंदर। तो ये स्त्री मनोरक्षा क्या है? स्त्री मनोरक्षा दरअसल जो भी महिला मानसिक चैलेंज या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समस्या में है, उस समस्या के निराकरण के लिए ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना का भी शुभारंभ किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है स्त्री मनोरक्षा परियोजना क्या है। वन स्टॉप सेंटर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इतने पॉइंट्स हैं, पीडीएफ में आप देख भी सकते हैं, है ना। वुमेन ऑफ टुमारो थीम के तहत युवा महिलाओं के लिए अवसर, चुनौतियां और समाधान जैसे विषयों पर भी चर्चा किया गया इस सप्ताह में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर भी चर्चा की गई कि जो स्कूल न जाने वाली जो लड़की हैं को उनके समर्थन देने के लिए जो बैक टू स्कूल अभियान चलाया गया है कि उनको फिर से कैसे स्कूल के अंदर बुलाया जाए। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के दौरान बहुत प्रगतिशील परियोजनाओं और कार्यक्रम पे ध्यान दिया गया स्त्रियों के संदर्भ में, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार के एग्जाम के लिए। ध्यान रखेंगे। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, तो ये जो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क है, इसकी घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। अगर ऐसा होता है, दिल्ली के अंदर यह स्थापित किया जाता है,
तो ये अपने तरह का भारत का पहला ई कचरा इको पार्क होगा, ठीक है। और इससे कई तरह के समस्याओं का समाधान किए जा सकते हैं। एक तो बढ़ते हुए ई जो कचरा है, ठीक है, उसको निपटाया जा सकता है, ठीक है, और बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से उसका पुनर्चक्रण या पुनर्साइकिल पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत बढ़िया पहल हो सकता है मनीष सिसोदिया के द्वारा। इको पार्क लगभग 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। 12 जोन में इसका एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। तो बस इस बात पर ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे इस तरह की घोषणा की गई है। तो दिल्ली में, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा ही ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले करेंट अफेयर्स के। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता ही है कि 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। भौतिक वैज्ञानिक जो हैं सीवी रमन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही है। तो सीवी रमन को जो रमन प्रभाव के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो प्रश्न पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी खोज को चिन्हित करने के लिए, इसी खोज के डेट को जिंदा रखने के लिए 28 फरवरी को हर साल 1928 को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस दिवस का, इस बार का जो इस दिवस का जो रेगुलर उद्देश्य होता है कि जनता को विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा इस दिवस की स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के मांग के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो सीवी रमन की जो अपनी यह खोज है, जो रमन प्रभाव है, जो किससे संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, उस के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिससे यह संभव हो पाया था कि भाई आकाश नीला क्यों है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, इस तरह के सवाल का जवाब मिला था, ठीक है। प्रकाश कई माध्यमों से जब किसी माध्यम से गुजरती है तो उसका स्कैटरिंग कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, इस तरह के जवाब ढूंढने में सीवी रमन सफल हुए थे। उसको लेकर ही उन्हें 1930 के अंदर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इस पर ध्यान रखिएगा, चूंकि फरवरी का मसला है, हर साल मनाया जाता है, और अप्रैल मई में आपका मई में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, तो वहाँ पे प्रश्न बन सकता है, और एक बार पूछा भी जा चुका है। आगे अगर हम देखें, मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया लोकपाल ऐप। तो कुछ है नहीं, एक तो मनरेगा ध्यान रखना है कि जो लोकपाल ऐप है वो किसके संदर्भ में लॉन्च किया गया है, तो मनरेगा के संदर्भ में लोकपाल ऐप, ठीक है। तो लोकपाल ऐप आप ध्यान रखेंगे, जो गिरिराज सिंह जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, इन्हीं ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। सो आप ध्यान रखेंगे। यह ऐप ई गवर्नेंस, यानी कि जाहिर सी बात है कि ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है। इसका मतलब कि जवाबदेहिता, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल ऐप कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप साबित हो सकता है। तो हम समझते हैं कि इस लोकपाल ऐप को आप ध्यान रखिएगा। लोकपाल ऐप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया किसान मोबाइल ऐप। अब ये जो किसान मोबाइल ऐप है, अगर सवाल पूछ दे कि किसान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना है, किसान मोबाइल ऐप। और ये किसान मोबाइल ऐप कहीं ना कहीं किसानों की जो जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। और इसमें किसानों के द्वारा चुने गए विशेष ब्लॉक की एडवाइजरी बुलेटिन, मौसम पूर्वानुमान भी प्रदर्शित होगा, ठीक है। और इसमें किसान अपने फीडबैक भी साझा कर सकेंगे। और हमको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं किसान को एक प्रगतिशील राह बताने के लिए, एक बेहतर अप्रोच करने के लिए
ये किसान जो मोबाइल ऐप है महत्वपूर्ण हो सकता है। हम समझते हैं कि मोबाइल ऐप कहाँ की आईआईटी ने लॉन्च किया है, सो इस संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि, अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और वीर सावरकर तो वैसे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीर सावरकर तो वैसे भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक तो 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 26 फरवरी 1966 की इनकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से इनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को मनाई जाती है। और इनका पूरा नाम बताया गया है विनायक दामोदर सावरकर, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को नासिक के महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब इनके द्वारा ऐसी कई पुस्तकों की रचना की गई है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तो 1857 पे भी इन्होंने किताब लिखी है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है ना। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भाई 1857 को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने, इन्होंने इस पे किताब भी लिखी थी। और इन्होंने कई सोसाइटियों की स्थापना की, जैसे पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन, लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी नामक सोसाइटी का गठन किया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो ये जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, वीर सावरकर के भी नाम से जाने जाते हैं, सो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु में हम देखते हैं कि जो सावरकर साहब हैं वो 1937 से लेकर 1943 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे, 1937 से 1943 के बीच में, ठीक है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष, इन्होंने अपने जीवन में जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें एक जोसेफ मैज़नी की जीवनी पर आधारित है, जीवन कथा व राजनीति। उन्होंने एक और किताब लिखा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति पर रचित थी। इसके अलावा रत्नागिरी में कैद के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था हिंदुत्व हु इज हिंदू। हिंदुत्व हु इज हिंदू भी वीडी सावरकर की किताब है। और सावरकर के सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। चूंकि वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल में कई सालों तक कैद भी रहे थे, तो हम समझते हैं कि वीडी सावरकर से यहाँ से प्रश्न बनेगा। और ध्यान रखेंगे वीर सावरकर को इस बार के लिए। इसरो ने किया PSLV C-52 मिशन लॉन्च, तो ये क्या है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ ये ध्यान इसलिए रखना है कि इसरो ने जो PSLV C-52 मिशन लॉन्च किया है, इस पर ही इसरो ने EOS-4 को लोड किया है, जो लेके उपग्रह, ये उपग्रह है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, EOS-4 को ले जाएगा, ठीक है। और ये जो EOS-4 है वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसका जो उपग्रह में जो है थर्मल इमेजिंग कैमरा शामिल है, जो वानिकी, कृषि, बाढ़ मानचित्रण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए चित्र उपलब्ध करा पाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस श्रृंखला में EOS-4 को ले जाना PSLV C-14 के द्वारा। तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी पीटी में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, हम समझते हैं जहाँ तक। तो आज का ये करेंट का क्वेश्चंस इतना ही, और इसको आप चाहेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य था कि हम आपको इन तथ्यों के प्रति, इन मुद्दों के प्रति हम ध्यान आकर्षित कराएं, ठीक है, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, नमस्कार।